चलिए तो थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं, और भी बच्चे आ जाएं, अभी तो कम ही लोग आए हैं। ठीक है, सो थोड़ा वेट करते हैं, 2 मिनट और। ठीक है, मैक्सिमम लोग आ जाएंगे, उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे। अभी 68 हुए हैं, नॉर्मली 80 करीब होते हैं। ठीक है, आने दीजिए। चलिए 72 लोग हो गए, स्टार्ट करते हैं फिर। तो लास्ट क्लास में हमने जो 2 क्लास की, तो पहली क्लास में मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था, और इस पर्टिकुलर लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कैथोड रेज और एनोड रेज के बारे में। ठीक है, तो कैसे कैथोड रेज से मेरे को इलेक्ट्रॉन मिले, और इलेक्ट्रॉन के लिए की डिस्कवरी हुई, सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है, फिर एनोड रेज की बात हुई, और एनोड रेज से कैसे हमें प्रोटॉन्स की बात हुई। ठीक है, ये दोनों बातें हम लोग लास्ट क्लास तक देख चुके हैं। आप लोगों ने मेरे से जो भी लोगों ने डाउट पूछे हैं मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, ऑन व्हाट्सएप ऑल्सो। ठीक है, सो ऑफ कोर्स आपको जो मॉड्यूल, आपको जो भी मतलब एनसीईआरटी बुक है या जो भी मटेरियल आपके पास है, आप उस पर से भी पढ़ सकते हैं। और डीपीपी वगैरह अब आप सॉल्व कर पाएंगे आज की क्लास के बाद। जो आपको पहला डीपीपी मिला है, तो आज की क्लास में आपको मैक्सिमम चीज़ें उसकी पता चल जाएंगी, सो यू कैन सॉल्व इट कम्प्लीटली। अभी आप थोड़ा उसे पार्शली सॉल्व कर पा रहे होंगे। ठीक है, सो कैथोड रेज इज अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमने कैथोड रेज के बारे में बात कर ली, हमें चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मिल गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मिल गया। सिमिलरली एनोड रेज में तो अलग अलग गैस में अलग अलग प्रॉपर्टीज मिल रही थी, तो हमने हाइड्रोजन गैस को बेसिस माना। तो हाइड्रोजन गैस से जब एनोड रेज बनाते हैं तो हमें प्रोटॉन मिले, और चार्ज ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ प्रोटॉन, ये दोनों हम निकाल चुके हैं। तो इन दोनों का ही जो E/m है, ये हमें पता चल जाता है। ठीक है, अब बारी है तीसरे कंपोनेंट की, जो सबसे ज्यादा मतलब पॉपुलर कंपोनेंट है। वो है क्या? डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन वास्तव में क्या है? न्यूट्रॉन की डिस्कवरी क्या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के जैसी है? तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो होते हैं चार्ज्ड, और जो चीज चार्ज्ड होगी उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू देख सकते हैं, उनमें डेविएशन को नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को निकाल पाना या उनको आइडेंटिफाई कर पाना बहुत आसान था, एज कम्पेयर टू न्यूट्रॉन को आइडेंटिफाई कर पाना। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, केवल मास होता है। जब चार्ज ही नहीं है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सिलरेट भी नहीं होंगे, मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट भी नहीं होंगे, तो ऑफ कोर्स आपको कोई आइडिया नहीं लगेगा। समझ में आ रही बात? तो इसीलिए न्यूट्रॉन की डिस्कवरी सबसे बाद में हुई। अगर मैं मतलब हिस्टोरिकली आपको बताऊं, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी 1894 में हो गई, प्रोटॉन की डिस्कवरी 1911 में हुई, मतलब 10-20 साल लगे। लेकिन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी 1932 में हुई है। ठीक है, वो भी न्यूक्लियर रिएक्शंस के दौरान। ठीक है, सो ऑफ कोर्स the neutron are discovered by a scientist known as Chadwick, और 1932 में इसका कंसेप्ट आया। एंड ये न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान पता चले हमें कि न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान पार्टिकल्स निकलते हैं। आप सबने जरूर सुना होगा कि जब भी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है तो उसमें अलग अलग पार्टिकल्स निकलते हैं, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल, गामा रेज, बीटा रेज, ये सब नाम है। तो ऑफ कोर्स न्यूक्लियर रिएक्शन में बहुत सारी रिएक्शन होती है, जिसमें क्या क्या होता है, न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। इवन आपने क्लास 10th में, 10th तक की जनरल नॉलेज में पढ़ा होगा न्यूक्लियर रिएक्टर, जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। ठीक है,
न्यूक्लियर बॉम्ब वाला जो कंसेप्ट है, चेन रिएक्शन वाला। तो ऑफ कोर्स जनरली न्यूक्लियर रिएक्शंस की शुरुआत इनिशिएटर न्यूट्रॉन्स के ही कोलिजन से होती है। तो एक न्यूट्रॉन हम कोलाइड कराते हैं तो उससे 3 न्यूट्रॉन बनते हैं, फिर 3 9 बनाते हैं, फिर 9 27 बनाएंगे, इस टाइप से आगे बढ़ता जाएगा। तो जो मेन रिएक्शन है इस पर्टिकुलर डिस्कवरी वाली जो रिएक्शंस है वो है कि जब बेरिलियम के एटम के ऊपर, मतलब न्यूक्लियस के ऊपर बेरिलियम और हीलियम को मिक्स किया जाता है तो वो कार्बन में कन्वर्ट होता है और साथ में एक न्यूट्रॉन पैदा होता है। सो दिस इज न्यूट्रॉन। समझ में आई बात? तो न्यूट्रॉन की जो मतलब डिस्कवरी है दैट इज वाया न्यूक्लियर रिएक्शन। अब तुम बोलो सर आइडिया कैसे जनरेट हुआ? तो भाई आइडिया ऐसे जनरेट हुआ, आप ऐसे समझ सकते हो कि भाई एटम, जैसे कोई भी एटम की आप बात करें, जैसे मान लेते हैं मैं कार्बन की बात करता हूँ, ठीक है? तो कार्बन एटम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 6 और जो एटॉमिक मास है वो है 12। ये जो किसी भी एटम के लिए ये जो चीजें हैं ये आप हमेशा देख सकते हैं कि एटम का जो रिप्रेजेंटेशन है वो इसी फॉर्म में होता है, ठीक है? और ये जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें जो नीचे वाला डिजिट है ये जनरली क्या कहलाता है? आपका एटॉमिक नंबर। और जो ऊपर वाला डिजिट है Z वाला ये कहलाता है आपका एटॉमिक मास, ठीक है? मतलब उस एटम का पीरियड टेबल में क्या नंबर है? एटॉमिक नंबर। जैसे कार्बन के लिए एटॉमिक नंबर कितना है? 6 और कार्बन के एक एटम का एटॉमिक मास कितना है? 12, ठीक है? तो इस टाइप के रिप्रेजेंटेशन होता है। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि अगर ये रिप्रेजेंटेशन को आप बेसिस माने तो बहुत ही क्लियरली आप समझ सकते हैं कि कार्बन के पास 6 एटॉमिक नंबर और 12 एटॉमिक मास है। अगर हम इसे अभी तक के, मतलब जब न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था उसके हिसाब से समझे तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 6 एटॉमिक नंबर क्यों होगा कार्बन का? कार्बन के न्यूक्लियस पे 6 प्रोटॉन होंगे और कार्बन के जो ऑर्बिटल्स हैं, ऑर्बिट्स हैं, उनमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 2 3 4 5 6। यही आपने पढ़ा है 9th 10th में, ठीक है? 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन। लेकिन 6 प्रोटॉन का जो मास है वो 12 AMU के बराबर या 12 यूनिट के बराबर तो होगा नहीं, ये बात पक्की है। ऐसे आप ऐसे समझ लीजिए कि भाई मेरे पास एक सिस्टम है, सिस्टम का मास आना चाहिए 12, लेकिन अभी तक जितनी भी चीजें डिस्कवर हुई है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, उनके मासेस को अगर आप सम करोगे तो वो 12 आ ही नहीं रहा, वो 6 आ रहा है, ठीक है? जैसे कार्बन के लिए अभी तक आपने क्या डिस्कवर किया? मान लेते हैं आप न्यूट्रॉन के बारे में नहीं जानते हैं, ठीक है? तो कार्बन के पास कितने प्रोटॉन है? 6 प्रोटॉन है। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। ये आपको पता चल गया। तो इन 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन का नेट मास तो 6 यूनिट ही आएगा। अगर आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें, जैसे मास ऑफ प्रोटॉन देखें तो कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। आप देख सकते हैं मास ऑफ प्रोटॉन इज वेरी 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 हाई एज कंपेयर टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है? मतलब इलेक्ट्रॉन का मास तो कहीं पे भी यूज होता ही नहीं, ठीक है? नेग्लिजिबल है। बट प्रोटॉन का मास जो है वो आपका एक यूनिट मास कहलाता है, ठीक है? अब मुझे ये पता चल गया कार्बन के पास 6 प्रोटॉन है तो कार्बन का मास 6 यूनिट तो हो गया, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो कार्बन का मास कितना यूनिट आ रहा है? 12 यूनिट आ रहा है। तो वो जो 6 यूनिट है वो कहाँ है? समझ में आई बात? तो मास जो है जनरली मैक्सिमम एलिमेंट्स के लिए यही, मतलब हमें देखने को मिला कि जनरली उनका मास जितनी चीजें नोन है उससे डबल हो रहा है, ठीक है? जनरली लोअर एलिमेंट्स में तो हमेशा एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर का 2 टाइम्स होता है, ठीक है? जैसे इसका 6 का 12 हो गया, ठीक है? नाइट्रोजन का 7 का 14 होता है, ऑक्सीजन का 8 का 16 होता है। तो 8 तक तो समझ में आ रहा है कि 8 प्रोटॉन है, बट जो रिमेनिंग 8 यूनिट मास आया वो कहां से आया? उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। समझ में आ रही बात? तो यही जो बेसिस है, इस बेसिस के हिसाब से ही या इस बेसिस की वजह से ही बहुत बाद में चैडविक नाम के आदमी ने पहली बार ऐसे पार्टिकल्स की खोज की जिनमें केवल मास है, चार्ज नहीं है। समझ में आ रही बात? सो न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन ऐसी स्पीसीज होते हैं जिनमें कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होते हैं, ना पॉजिटिव होते हैं ना नेगेटिव होते हैं, लेकिन मास होता है। क्यों? क्योंकि ओवरऑल एटम के मास में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन हमें दिखाई देता है। समझ में आ रही बात? एंड न्यूट्रॉन्स की जो डिस्कवरी है दैट इज रिलेटेड टू न्यूक्लियर रिएक्शन, जिसमें
आप जानते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन दो टाइप की होती हैं, या तो एक बड़ा न्यूक्लियस टूट के छोटे छोटे न्यूक्लियस बनाता है, दैट इज नॉन एज न्यूक्लियर फिशन, या फिर छोटे छोटे न्यूक्लियस जुड़ के बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, दैट इज नॉन एज न्यूक्लियर फ्यूजन। तो सनलाइट जो है, सन का जो मतलब सन से जो लाइट आ रही है आपके पास या एनर्जी आ रही है, दैट इज ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, वो एक अलग ही पार्ट है, वो केमिकल रिएक्शन का पार्ट नहीं है, दैट इज न्यूक्लियर रिएक्शन, जो आप लोग मॉडर्न फिजिक्स नाम के टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स, तो वहां पे आपको पढ़ाया जाएगा, तो आप बिल्कुल चिंता मत करें। ठीक है, समय पे आपको वो चीज बता दी जाएगी। एनीवे, अभी हाल फिलहाल के लिए आप देख सकते हैं कि इस टाइप की रिएक्शंस के थ्रू न्यूट्रॉन्स को बनाया मतलब आइडेंटिफाई किया गया, और न्यूट्रॉन ऐसे पार्टिकल हैं जिनमें चार्ज नहीं है लेकिन मास है। ठीक है, और न्यूट्रॉन कितने होने चाहिए, ठीक है, वो भी हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। न्यूट्रॉन के कितना नंबर्स होता है किसी भी एटम के अंदर, ठीक है, न्यूट्रॉन का मास कितना होता है वगैरह, ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। तो न्यूट्रॉन्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हम देख सकते हैं कि न्यूट्रॉन्स इज अ न्यूट्रल स्पीसीज। ठीक है, न्यूट्रल इन टर्म्स ऑफ चार्ज, मतलब न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, मतलब Q ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 0। ठीक है, बट मास ऑफ न्यूट्रॉन is equal to 1.67 into 10 power minus 27 approximately, that means उतना ही होता है जितना कि ऑलमोस्ट प्रोटॉन के मास के बराबर होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है, थोड़ा पॉइंट्स में 3-4 डिजिट के बाद थोड़ा चेंज है, बट आप बोल सकते हैं कि ये उसी के मतलब मास ऑफ प्रोटॉन के ऑलमोस्ट बराबर ही है, सो दैट इज द सेम। सो अगर मैं इसका Q/m निकालूं तो Q/m लिख ही नहीं पा रहा, Q/m of neutron will always comes out to be 0, क्योंकि चार्ज की वैल्यू 0 है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। आई थिंक मैंने ये सवाल आपसे डीपीपी में भी पूछा है। क्वेश्चन आंसर सेक्शन में कई लोग कुछ बोल रहे हैं, सर आई एम नॉट एबल टू अवेल द फैसिलिटी ऑफ ऑडियो एंड वीडियो, सो प्लीज एड मी एंड पैनलिस्ट। भाई मॉडरेटर जो भी हो आप देखिए, इन आंसर्स के रिप्लाई दे दीजिए। ठीक है, कई स्टूडेंट्स आपसे पूछ रहे हैं सर न्यूट्रॉन किसने आविष्कार किया, वो मैंने बता दिया है भाई आपको। ठीक है, चैडविक नाम का एक आदमी है जो न्यूक्लियर फिजिसिस्ट था, उसने उसका आविष्कार किया। ठीक है, आविष्कार आविष्कार तो देखो उस चीज का क्या ही बोले। ठीक है, हाँ, तो आविष्कार चैडविक नाम के आदमी ने किया। प्लीज एडमिट पैनलिस्ट, भाई मॉडरेटर जो भी हो भाई वो एक बार प्लीज देखे कौन है भाई मॉडरेटर, क्या मैं बना सकता हूँ क्या, मैं ही बना देता हूँ अगर ऐसा है तो। नहीं, मैं नहीं बना, रेज हैंड कर रहे हैं लोग। एनीवे देखो ये पैनलिस्ट और ये वाली जो मतलब चीजें है ना, ये कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। इससे क्या है, क्लास का जो समय है वो बर्बाद हो रहा है, और टाइम के हिसाब से जो हमने आपको शेड्यूल दिया है उस शेड्यूल के हिसाब से चीजें पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो हम लोगों ने इसके ऊपर चर्चा की है और हमने चेयरमैन सर के साथ डिस्कस किया है। अगले अगले मंडे से आप लोगों के बैच छोटे छोटे कर दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ ताकि आप लोगों की ये परेशानी दूर हो जाए। ठीक है, एक्चुअली क्या है, जब 100 लोगों से ज्यादा लोग हो जाते हैं किसी भी मीटिंग में, ठीक है, तो क्या है कि 100 लोगों से एक्स्ट्रा जो लोग होते हैं वो क्या कहते हैं, अपना जो आपको दिक्कत हो रही है ना, ऑडियो वीडियो आप नहीं सवाल पूछ पा रहे हैं, ये दिक्कतें आ जाती हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कहते हैं, आपके आपके मतलब सारे जो जितने भी लोग हैं SIP के, उनको स्कूल वाइज डिवाइड कर देंगे। ठीक है, स्कूल वाइज डिवाइड करने का मतलब क्या है, जैसे बदरपुर में 2 बैच बन जाएंगे छोटे छोटे, ठीक है, 40-40 50-50 स्टूडेंट्स के, और पाथरकंडी के अलग 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 एक बैच बन जाएगा जिसमें जितने भी स्टूडेंट होंगे वो वहां पे आ जाएंगे। तो नेक्स्ट मंडे से अपन लोगों की जो शेड्यूल है वो थोड़ा बदल जाएगा। ठीक है, क्लास डिलीवरी का उसमें ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि उसमें सभी लोग कभी भी सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, और कभी भी उनको आंसर मिल सकता है। तो भैया पैनलिस्ट बनाने वाला जो रिक्वेस्ट है आपका, ये आपको नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये लगातार दिक्कतें आ रही हैं, मैं मंडे से देख रहा हूँ कि लोगों को की परेशानियां रह जाती हैं, तो उसको हम सही कर देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट मंडे से आपको एक नया एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, क्योंकि छोटे छोटे ग्रुप बनेंगे, आपको करस्पॉन्डिंग जो स्कूल की अथॉरिटीज हैं रिस्पेक्टिव स्कूल में जहां भी आप रजिस्टर्ड है वहां के आदमियों से आप मतलब
अथॉरिटी से आप बात कर लीजिएगा, तो मंडे से आपको अलग एक बैच में डाला जाएगा जिसमें 40-50 लोग से ज्यादा नहीं होंगे। तो वहां पे क्या है कि इफिशिएंटली तैयारी होगी और हर आदमी किसी भी टाइम पे सवाल पूछ सकता है, आप लोगों के सवाल सॉल्व कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो मंडे को इससे जो नया शेड्यूल होगा वो आपके ग्रुप में मंडे से पहले आ जाएगा और उसी शेड्यूल के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो ये अभी आज की बात है, मतलब इसी वीक की बात है, एक दो दिन और है अपने पास। ठीक है, थोड़ी दिक्कतें हैं, इनको हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं, आप चिंता मत करिए। ठीक है, मैंने बोला ही है कि अगर आपके डाउट रह जाते हैं, आप कोई बात नहीं पूछ पाते हैं ड्यू टू दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजिकल थिंग, ठीक है, ड्रॉप है, अगर आपके कुछ सवाल रह जाते हैं तो आप डायरेक्ट मेंटर से कभी भी पूछ सकते हैं। आप सबके पास सबके नंबर है, आप सीधा पूछिए, वॉइस मैसेज भेजिए, फोटो भेजिए। मेरे को तो डेली क्या कहते हैं 20-30 मैसेज आते हैं सवालों के। ठीक है, तो जिन लोगों के डाउट रह जाते हैं वो सीधा सवाल पूछ लेते हैं, मैं उन्हें बता देता हूँ। ठीक है, रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में भी, मतलब सब्जेक्ट्स में जब भी आपके पास डाउट हो आप सीधा उनसे अपने मेंटर से पूछ लीजिए इस वीक के लिए। अगले वीक से सारे डाउट क्लास में खत्म हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए। मैं आपको जो बता रहा था वो क्या था कि भाई प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई, प्रोटॉन हमें पता चल गया क्या होते हैं, कितने होते हैं। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, वो हमें पता चल गया कितने होते हैं। ये बात तो पक्की है कि एटम न्यूट्रल है, तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ये बात तो हो गया। ठीक है, हमने उन दोनों के मास को जोड़ा, तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि एटम का मास आ जाए, लेकिन हमेशा ये देखा गया कि एटम का मास तो 2 टाइम्स से ज्यादा आता है। तो जो दैट मीन्स कोई ना कोई और भी पार्टिकल है एटम के अंदर जो हमने अभी तक नहीं खोजा है। तो वो पार्टिकल खोजा गया किस थ्रू? न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू। और उस पार्टिकल को खोजा चैडविक नाम के आदमी ने। और वो पार्टिकल ऐसा पार्टिकल था जिसमें चार्ज तो नहीं था लेकिन मास था। ठीक है, तो ऑफ कोर्स ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि दिस पार्टिकल इज न्यूट्रल इन चार्ज एंड दिस इज हैविंग अ मास। ठीक है, मास इसका अराउंड 1 यूनिट ही है। ठीक है, जितना प्रोटॉन का होता है। इसका जो चार्ज अपॉन E/m रेशियो है वो 0 है, क्योंकि चार्ज की वैल्यू 0 है। ठीक है, अभी भी कोई बोल रहा है भाई मैंने समझा दिया आपको, सर क्यू का मान कितना है? क्यू का मान तो 0 है भाई, क्यू मतलब चार्ज। ठीक है, तो चार्ज तो 0 है। क्यों? क्योंकि भाई अगर चार्ज होता तो फिर ये क्या कहते हैं आपके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में मतलब डिसबैलेंस हो जाता। क्यों? क्योंकि अभी जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है, तो नेट चार्ज तो एटम का 0 होना चाहिए ना भाई। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलके एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं चार्ज के मामले में। ठीक है, तो न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज 0 है, और जब चार्ज 0 है तो उसका Q/m भी 0 होगा। Q का मतलब चार्ज है। Q मीन्स चार्ज, चाहे बड़ा Q लिखो चाहे छोटा Q लिखो, दिस रिप्रेजेंट व्हाट? दिस रिप्रेजेंट चार्ज। ठीक है, सो अगर कोई चीज न्यूट्रल है तो उसका चार्ज क्या है? 0 है। हाँ भाई अजमल हसन, आपका आंसर दे दिया है मैंने। और कोई, और किसी को कोई भी डाउट हो तो बताए। M मतलब मास, M मतलब मास। ठीक है, Q मतलब चार्ज, M मतलब मास। ये तो आप लोग कैथोड रेज एनोड रेज में भी निकाले हैं ना, E/m, Q/m। मैंने बताया था आपको Q/m क्या कहलाता है? स्पेसिफिक चार्ज। तो किसी भी पार्टिकल का Q मतलब चार्ज कितना है और M मतलब मास कितना है, दोनों का जो रेशियो है दैट इज नोन एज स्पेसिफिक चार्ज। ठीक है, Q/m। और बताओ भाई, आप लोगों ने अभी तक अपने नाम सही नहीं किए हैं। अभी भी मेरे को एक आदमी दिख रहा है जेठालाल गढ़ा नाम से। भाई ठीक है, अच्छा सीरियल है, मजा आता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना क्लास के अंदर नाम रख के जेठालाल गढ़ा। ठीक है, तो भाई अपने ओरिजिनल नाम के साथ आए ताकि मैं भी आपको पहचान पाऊँ कि आपका नाम क्या है। ठीक है, अभी गेटिंग द पॉइंट। तो जितने भी स्टूडेंट हैं वो सब भाई अपने ओरिजिनल नाम के साथ जुड़े हैं। ठीक है, ये सब मतलब अब सलमान भाई, ठीक है, जेठालाल गढ़ा, ठीक है, अय्यर साहब, ऐसे आप नाम ना रखें। ओके, चलिए। और क्या है भाई, और किसी को कोई डाउट? प्लीज एक्सप्लेन न्यूक्लियर रिएक्शंस। देखिए
जी वैसे तो देखो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बोला ही है कि न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो फिजिक्स के सिलेबस में है, केमिस्ट्री के सिलेबस में है ही नहीं। लेकिन जब आप मेरे से पूछ रहे हैं तो मैं तो साइंस का आदमी हूँ, मैं आपको बता दो सकता हूँ, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, इवन बायोलॉजी भी आती है मेरे को थोड़ी बहुत। ठीक है, तो मैं आपके सवाल जरूर बता सकता हूँ। देखिए समझिए, ठीक है, केमिकल रिएक्शन वर्सेस न्यूक्लियर रिएक्शन, समझिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो आपको क्या कहते हैं फिजिक्स में भी हेल्प करेगा, मॉडर्न फिजिक्स में। तो केमिकल रिएक्शन और न्यूक्लियर रिएक्शन में मेन अंतर क्या है? ठीक है, आपने न्यूक्लियर शब्द जो है वो सुना होगा कॉमन लैंग्वेज में कि बम फूट गया, न्यूक्लियर बॉम्ब है, उसके पास इतने न्यूक्लियर आर्सेनल है। तो न्यूक्लियर चीज हमेशा बड़े प्रोपेगेंडा के साथ आती है। न्यूक्लियर मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी। होता क्या है, केमिकल रिएक्शन का जो सबसे बेसिक फंडा है वो ये है कि केमिकल रिएक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मास हमेशा होता है। ये बात पक्की है। कंजर्वेशन ऑफ मास केमिकल रिएक्शन का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने एक सिस्टम लिया, उस सिस्टम ने आपने ए और बी को मिक्स किया और आप उससे क्या बना रहे हैं, एक नई चीज सी बना रहे हैं। मान लेते हैं केमिकल चेंज है, ए का मास W1 ग्राम लिया, बी का मास W2 ग्राम लिया। तो ये बात पक्की है कि सिस्टम का ओवरऑल वेट कभी भी W1 प्लस W2 ग्राम से ना कम होगा और ना ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब केमिकल रिएक्शन में कभी भी मास का लॉस नहीं होता है। समझ में आ रही बात? दैट मींस डेल्टा एम, इसको हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। तो कभी भी मास का डिफेक्ट नहीं होता है। मास डिफेक्ट मतलब डेल्टा एम, दैट इज ऑलवेज जीरो इन केस ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब केमिकल रिएक्शन के दौरान हम मास को गायब नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे एक सिस्टम है, मैंने मान लेते हैं एक बीकर है मेरे पास, मैंने उस बीकर में 10 ग्राम HCl डाला, ठीक है, 20 ग्राम H2SO4 डाला। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, उस बीकर के अंदर टोटल वेट 30 ग्राम ही होगा। ठीक है, चाहे रिएक्शन आधी हो चाहे रिएक्शन पूरी हो, वेट की टर्म्स में रिएक्शन में मास कभी नहीं बदलेगा। ये बात पक्का है। अगर किसी भी रिएक्शन में मास में चेंज आ रहा है तो फिर वो केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकती। आप मेरी बात समझ पा रही हैं? जो जिन्होंने सवाल पूछा था, अनन्या, ठीक है, मैं और भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सुनते रहिए, सभी लोग सुनिए, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जब भी आप पहला चैप्टर पढ़ते हैं, जैसे कई लोगों ने मोल कंसेप्ट चैप्टर पढ़ा होगा, तो मोल कंसेप्ट में सबसे पहला रूल यही बताया जाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, कि केमिकल रिएक्शन के दौरान मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। समझ में आ रही बात? ओके, वो अलग बात है कि ए और बी मिलके एक नया कंपाउंड सी बनाएंगे, तो जो मास है सी का वो ए प्लस बी के मास के बराबर ही होना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, अगर मास में चेंज आता है, ठीक है, अगर मान लेते हैं रिएक्टेंट का मास है M1 और प्रोडक्ट बन गया M2, तो जो डिफरेंस है दोनों के बीच का M2 माइनस M1, जैसे मान लेते हैं रिएक्टेंट है 50 ग्राम और प्रोडक्ट बन गया मान लेते हैं मतलब 40 ग्राम, तो जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच का वो कहलाता है मास डिफेक्ट। ठीक है, जैसे 10 ग्राम इस केस में। ठीक है, तो मास डिफेक्ट हमेशा जीरो होता है, किसका? केमिकल रिएक्शन का। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन जब पिक्चर में आती है तो न्यूक्लियर रिएक्शन में कभी भी कंजर्वेशन ऑफ मास होता ही नहीं। समझ में आई बात? सो हियर इसका क्या कहना है कि यहाँ पे मास डिफेक्ट होना ही होना है। दैट मीन्स कुछ अमाउंट का मास एनर्जी में सीधा कन्वर्ट हो जाएगा। आप सब लोग आइंस्टीन को जानते हैं, आपने नाम जरूर सुना होगा। आपने एक बहुत फेमस इक्वेशन सुनी होगी, E = mc²। ठीक है, वो इक्वेशन न्यूक्लियर रिएक्शन में ही लगेगी, केमिकल रिएक्शन में नहीं लगेगी। क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन में ऐसा होता है कि रिएक्टेंट जो है या रिएक्टेंट के जो आपके न्यूक्लियस हैं उनका मास है W1 ग्राम और उससे जो प्रोडक्ट न्यूक्लियाई बने उनका मास निकला W2 ग्राम। तो जो मास डिफेक्ट है वो बिल्कुल डेल्टा एम, दैट विल बी mod of W1 minus W2 and that will be non-zero। तो जितना भी मास डिफेक्ट होगा, हो क्या रहा है न्यूक्लियर रिएक्शन में, जितना भी मास में डिफरेंस आया, मास कम हुआ, वो सीधा एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। यू कैन से द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग एनी न्यूक्लियर चेंज इज इक्वल टू डेल्टा एम मास डिफेक्ट इनटू C²। ये आइंस्टीन का इक्वेशन है। समझ में आई बात? तो न्यूक्लियर रिएक्शन में आइंस्टीन का इक्वेशन लगता है, मास डिफेक्ट होता है, कंजर्वेशन ऑफ मास कभी अप्लाई नहीं होता है। लेकिन
केमिकल रिएक्शन में ये बात पक्की है कि मास कभी भी ना कम हो सकता है ना ज्यादा हो सकता है, जितना टोटल मास लिया था पहले उतना ही हर टाइम पे रहेगा। समझ में आया? बोलिए। कोई दिक्कत नहीं, अपन लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, उतना एफिशिएंटली अभी काम नहीं हो पा रहा है, अगले अगले वीक से और ज्यादा एफिशिएंटली काम होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, शुरुआत में चीजें धीमे धीमे चलती हैं, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जितने भी आपके डाउट हैं आप सॉल्व करिए, आगे स्पीड बढ़ जाएगा, कोई कोई बात नहीं। चलिए, सो अनन्या जी, मैंने आपका सवाल न्यूक्लियर रिएक्शन का थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया है, और आपको इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए, ठीक है, समझ में आया आपको? बोलिए। आप अगेन वही सेम डाउट मेरे से पूछ रहे हैं, सर ई बाई एम इससे सेम है क्यू बाई एम, ई मतलब चार्ज, एम मतलब मास, तो क्यू बाई एम की वैल्यू तो जीरो हो गई न्यूट्रॉन के लिए, क्योंकि ई मतलब चार्ज, चार्ज जीरो है, किसी भी चीज जीरो को किसी भी चीज से डिवाइड करोगे आंसर जीरो ही आएगा, ठीक है। तो सादिया जिया ये मेरे से पूछ रही है कि सर ई बाई एम क्या है, तो उसका आंसर है जीरो, ठीक है, ई मतलब चार्ज, एम मतलब मास, ठीक है, लिखने का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, चार्ज को ई क्या है, इलेक्ट्रॉनिक यूनिट, सबसे छोटा चार्ज, तो लोग ई बाई एम भी लिखते हैं, क्यू बाई एम भी लिखते हैं, दिस इज सेम थिंग। आई आई का मान कितना है, आई का क्या मतलब है, आई कहाँ लिखा भाई मैंने? हाँ नोट कर लो, कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक है। हाँ भाई ठीक है, नहीं जा रहा मैं अगले पेज पे लिख लो। व्हाट इज सी इन एम सी स्क्वायर? सी है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, ये तो यार, ये तो अब देखो, कोई भी आदमी जो क्या कहते हैं थोड़ा बहुत भी जनरल नॉलेज में रखता हो, जिसको आइंस्टीन का नाम से थोड़ा लगाव हो, ठीक है, जब भी आदमी साइंस पढ़ता है तो आइंस्टीन तो एक वन ऑफ द बिग फिगर है ही, न्यूटन, आइंस्टीन, और आपके बायो वाले जो क्या कहते हैं साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने क्या कहते हैं बोला था कि जिराफ की गर्दन लंबी क्यों हो गई, क्या नाम था उनका? ठीक है, वो जो भी है, तो ये फेमस लोग है भाई, इनका तो इक्वेशन हमेशा याद होता है, सी होता है स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आप देखिए, इसीलिए तो न्यूक्लियर रिएक्शन बहुत खतरनाक होती है, ठीक है, क्योंकि अगर 1 ग्राम भी कम हो गया, अगर 1 ग्राम मास भी कम हुआ, तो देखिए कितने जूल एनर्जी बनेगी, क्योंकि 1 ग्राम को आप लिखोगे 10⁻³ किलोग्राम, और सी स्क्वायर को लिखना पड़ेगा 3 × 10⁸ का स्क्वायर, समझ में आई बात, इतने जूल एनर्जी निकलेगी, तो 10⁻15 16 जूल एनर्जी निकलेगी, कब? 1 ग्राम मास जब एनर्जी में कन्वर्ट होता है, समझ में आई बात। तो इसलिए न्यूक्लियर रिएक्शन हाईली डिवास्टेटिंग है, ठीक है, न्यूक्लियर बॉम्ब बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, क्यों? क्योंकि इसमें मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, आप सब के सब एनर्जी के भंडार है, आइंस्टीन का कहना यही था, ठीक है। अगर मैं अकेले आपका मास अगर 50 kg है, अगर मैं आपके पूरे मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर दूं अभी के अभी, तो पूरा अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। 50 kg मास से कितनी एनर्जी निकलेगी आप समझ सकते हैं, मतलब 1-2 कंट्री तो चली जाएंगी, समझ में आ रही बात। तो ऑफ कोर्स मास जब एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। सन के ऊपर से इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि वहां भी मास डिफेक्ट है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि सन के अंदर क्या हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके हीलियम बना रहे हैं, ठीक है। इस प्रोसेस के दौरान क्या हो रहा है, कुछ अमाउंट का मास गायब हो रहा है, वो जो गायब मास है वही ना एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो आप तक पहुंच रहे हैं, ठीक है। अगर मास गायब ना हो, सन के ऊपर केमिकल रिएक्शन हो, तो हम सब लोग चले जाएंगे, हम सब लोगों की लाइफ सपोर्ट नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारी लाइफ का जो एनर्जी बैलेंस है उसका बेस है वो सन ही है। आप देख लो, आप जो भी चीज खाते हो, आपने फूड चेन जरूर पढ़ा होगा बायो में,
आप जो भी चीज खाते हो वो प्लांट से ही है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड। और प्लांट किससे एनर्जी लेते हैं? सन से। सन के ऊपर जो एनर्जी मतलब जनरेट हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से, न्यूक्लियर फ्यूजन, मास डिफेक्ट। ठीक है, सो न्यूक्लियर रिएक्शंस आर एवरीवेयर, मतलब यू कैन सी एट एवरी स्टार न्यूक्लियर रिएक्शन इज गोइंग ऑन। ठीक है, लेकिन अर्थ के ऊपर जितनी भी रिएक्शन हो रही हैं उनमें मैक्सिमम रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन को होने के लिए रिक्वायरमेंट ही अलग है। ठीक है, समझ में आई बात? न्यूक्लियर रिएक्शन ऐसी हवा में नहीं हो जाती है कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आपने दो न्यूक्लियस को जोड़ दिया। न्यूक्लियर रिएक्शन बहुत ही हाई टेम्परेचर पे होती है। ठीक है, तो स्टार वगैरह कैसे बनते हैं? स्टार वगैरह जैसे सन है, सन कैसे बना होगा? तो सन मतलब बनते ही स्टार नहीं बन गया, सन के अंदर कॉलिजन्स हुए, टेम्परेचर बढ़ा। टेम्परेचर जब एक पर्टिकुलर रेंज से ऊपर चला गया, 6000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया, तब जाके न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट होता है। ऐसे न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हुआ, स्टार चमकने लग गया, तब से अभी तक सन चमक ही रहा है। ठीक है, जिस दिन उसकी हाइड्रोजन पूरी खत्म हो जाएगी तब उसकी फिर लाइफ का अगला फेज आएगा, तब वो एक रेड जाइंट स्टार बन जाएगा। ठीक है, वो अलग कहानियां है। तो बिल्कुल आपने पढ़ा होगा 10th तक। आई थिंक जब मैं 10th में था तो हम लोगों को स्टार वगैरह पढ़ाते थे। आई थिंक अब नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, और एनीवे तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप ऑनलाइन पढ़िए, आपको बहुत मजा आएगा। स्टार की लाइफ वगैरह, सन का क्या है लाइफ, किस तरीके से काम हो रहा है। एनीवे, और कोई डाउट है किसी को? सी मैंने बता दिया है, डन हो गया भाई सबका। थैंक यू सर, भाई प्लेजर सारी मेरी ही है। ठीक है, फिशन एंड फ्यूजन, कोई पूछ रहा है सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिशन एंड फ्यूजन? भाई फिशन का मतलब टूटना, फ्यूजन का मतलब जुड़ना। ठीक है, तो दो काम हो सकते हैं। अगर आपका न्यूक्लियस बहुत बड़ा है, जैसे आयरन से ऊपर वाले न्यूक्लियस, जैसे यूरेनियम है। ठीक है, तो हम जो न्यूक्लियर रिएक्टर लगाते हैं, जैसे आपने आपने जरूर सुना होगा कि इंडिया में न्यूक्लियर रिएक्शन या न्यूक्लियर रिएक्टर लगाएंगे जिससे एनर्जी डिमांड पूरा होगा, लाइट बनेगी। तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, जो अर्थ के ऊपर न्यूक्लियर रिएक्टर है, वो न्यूक्लियर फिशन से मतलब एनर्जी जनरेट करते हैं, जिसमें क्या होता है, यूरेनियम बेस्ड मटेरियल होता है। यूरेनियम का न्यूक्लियस बहुत बड़ा है, अनस्टेबल है, वो टूट जाता है छोटे छोटे न्यूक्लियस में। तो जब कोई बड़ा चीज टूट जाए छोटे छोटे चीजों में, ठीक है, एक बड़ी चीज है वो छोटे छोटे चीजों में, छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट गई, तो वो कहलाता है फिशन। ठीक है, न्यूक्लियर फिशन। ठीक है, ये एटॉमिक बॉम्ब का जो बेसिस है वो न्यूक्लियर फिशन है। लेकिन सन के ऊपर जो एनर्जी बन रही है वो अलग बेसिस है, वो है न्यूक्लियर फ्यूजन। छोटे छोटे न्यूक्लियस जोड़ के बड़ा न्यूक्लियस बना रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात? ओके, तो फिशन और फ्यूजन पे अंतर क्या है? फिशन मतलब टूटना, फ्यूजन मतलब जुड़ना। ठीक है, सो न्यूक्लियर फिशन आसान है, न्यूक्लियर फिशन को हम रूम टेम्परेचर पे ही स्टार्ट करा सकते हैं, बट न्यूक्लियर फ्यूजन बहुत मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि उसके लिए टेम्परेचर की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा है, 6000 10,000 डिग्री सेल्सियस रिक्वायरमेंट है। तो पहले आपको उतनी गर्मी लानी पड़ेगी, तब जाके न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट होता है। ठीक है, ओके, तो इकरामुल हुसैन, तो इकरामुल हुसैन आपका जवाब आपको मिल गया? किसी आपको कोई और मतलब क्लियर है? चलिए, अनन्या जी मैं आपका आंसर आंसर दे चुका हूं न्यूक्लियर रिएक्शन का, भी अभी दिया है मैंने। ठीक है, और कोई डाउट है किसी को तो बिल्कुल पूछे। जो लोग पैनलिस्ट हैं वो तो सीधा ऑडियो वीडियो मतलब ऑडियो के थ्रू पूछ सकते हैं, ऑडियो वीडियो मोड में। जो लोग पैनलिस्ट नहीं है वो ऐसे अपने डाउट पूछे, मैं अब चेक कर रहा हूँ इंडिविजुअली एक एक चीज का। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, अच्छा, पूछ लो कोई बात नहीं, कोर्स हो जाएगा अपना, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन अगर बिना समझे कोर्स हो रहा है तो उसका कोई फायदा नहीं, इसलिए समझ लो। बोलो, और किसी को कोई डाउट? सर कैन यू ब्रीफली एक्सप्लेन इक्वल टू एमसी स्क्वायर? भाई अभी भी मैंने बताया, आइंस्टीन का जो एनर्जी मास कन्वर्जन का इक्वेशन है वो यही है। ई मतलब एनर्जी,
m मतलब मास, c मतलब स्पीड ऑफ लाइट। समझ में आई बात? तो आइंस्टीन ने ये बोला, मैं अब नए पेज पे लिखता हूं, तो आइंस्टीन ने ये बोला कि अगर मान लेते हैं E इक्वल टू एम सी स्क्वायर का मतलब ये है कि अगर 1 ग्राम मास मतलब m ग्राम मास अगर एनर्जी में कन्वर्ट हुआ तो कितनी एनर्जी बनेगी। आप सोचिए, E है आपका एनर्जी, कितनी एनर्जी पैदा हुई, m है आपका मास, और c है आपका कांस्टेंट स्पीड ऑफ लाइट। आप जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट जो है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये कांस्टेंट चीज है। अब सोचिए, एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि आप कितने बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। एग्जांपल, 1 ग्राम मास को, 1 ग्राम कोई भी ले लीजिए, 1 ग्राम आपका बॉडी का, 1 ग्राम नमक, 1 ग्राम चीनी, 1 ग्राम कोई भी पेड़ पौधा कुछ भी ले लीजिए। अगर आपने 1 ग्राम मास को पूरी तरह से एनर्जी में कन्वर्ट किया तो कितने जूल एनर्जी बनेगी। ठीक है, उसको चेक करें। तो अगर मास 1 ग्राम है तो आपको ऐसा ही यूनिट सिस्टम लेना पड़ेगा, क्योंकि यूनिट सिस्टम तो एक ही है। फिजिक्स वाले सर आपको जरूर बताए होंगे कि जब भी आप कोई सवाल सॉल्व करेंगे सारे के सारे डेटा को एक ही यूनिट सिस्टम में होना चाहिए। तो अगर मास ग्राम में है, मैं अगर ऐसा ही यूनिट सिस्टम ले रहा हूं तो मास को क्या कर देता हूं मैं, किलोग्राम में। तो बताइए 1 ग्राम मास कितना कहलाएगा, 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है, सी है मीटर पर सेकेंड में, SI में डिस्टेंस की यूनिट मीटर ही होती है तो मीटर ही ले लेते हैं। सो 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बताइए कितनी एनर्जी पैदा होगी, mc²। अगर मैंने 1 ग्राम नमक को पूरी तरह से एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया ड्यूरिंग एनी चेंज, ठीक है, तो आइंस्टीन के हिसाब से एनर्जी पैदा होनी चाहिए 10⁻³ 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर, इतने जूल। दैट मीन्स कितना हो जाएगा, 10⁻³ इंटू 9 इंटू 10⁻16 जूल। कितना हो जाएगा ये, 9 इंटू 10⁻13 जूल। आप समझ रहे हैं ये कितना ज्यादा बड़ा अमाउंट है। 9 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इतने जूल एनर्जी 1 ग्राम से पैदा होती है, ये कहा था आइंस्टीन ने। ठीक है, और ये प्रूफ भी हुआ आगे चल के, न्यूक्लियर बॉम्ब जो बने वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, आपने सुना होगा, थोड़ी बहुत भी हिस्ट्री आपने सुनी है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स तो इतनी जूल एनर्जी निकलती है, समझ रहे हो। तो न्यूक्लियर रिएक्शन हाईली एनर्जेटिक होता है, हाईली एक्सोथर्मिक होता है, क्योंकि अगर 1 ग्राम मास भी कन्वर्ट हुआ एनर्जी में तो इतनी एनर्जी निकल रही है। आपको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, ओके। तो इस तरीके से अगर मान लेते हैं मैं आपकी पूरी बॉडी को, आप तो ग्राम में नहीं है, आप तो 50 केजी के हैं, 50 केजी को अगर मैं कन्वर्ट करता हूं तो सोचिए कितने जीरो आएंगे। समझ में आई बात? दैट मीन्स एनर्जी इतनी ज्यादा है कि पूरे पूरे सिटीज उड़ जाएंगे। ठीक है, तो जो वर्ल्ड वॉर 2 में जो बम गिरा था वो यही तो था, इसी बेसिस पे तो काम किया था, मास डिफेक्ट। ओके, चलिए। तो अबू तारक हुसैन, आपको क्लियर हुआ? सर नेटवर्क प्रॉब्लम था सर, फिर से समझाइए। अरे यार सर, मास को एनर्जी में कन्वर्ट करने में स्पीड ऑफ लाइट की क्या जरूरत है? भाई ये तो आइंस्टीन का इक्वेशन है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, विच इज नॉट मतलब इन योर सिलेबस, विच इज बियॉन्ड योर सिलेबस। जब आप एस्ट्रोफिजिक्स के कोर्स करेंगे तब आप इसका डेरिवेशन की बात करेंगे। डेरिवेशन इज नॉट इन द स्कोप ऑफ क्लास 12th। ठीक है, आपको इक्वेशन सीधा याद करना चाहिए फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट का क्या रिलेशन है, कैसे आया है, दैट इज नॉट इन द स्कोप ऑफ क्लास 12th। ठीक है, अगला क्या है? सर मास को एनर्जी में कन्वर्ट स्पीड ऑफ लाइट क्या जरूरत है, हो गया। सॉरी फॉर द क्वेश्चन। अरे कोई बात नहीं, सॉरी की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ आपके काम की चीज नहीं है। आप केवल और केवल फ्रूट्स खाइए इस केस में। ठीक है, क्योंकि ये वैसे भी केमिस्ट्री का पार्ट नहीं है। पहली बात, केमिस्ट्री में न्यूक्लियर रिएक्शन है ही नहीं, पहली चीज। फिजिक्स में है। दूसरी चीज, ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपके सिलेबस में है ही नहीं, इवन फिजिक्स के सिलेबस में नहीं है, तो आपको बिल्कुल नहीं देखना है। आप केवल फ्रूट्स का आनंद लीजिए कि वास्तव में दुनिया कैसे चल रही है। ठीक है, आगे क्या था भाई? ओके सर, नाउ विच सब्जेक्ट मतलब बेगम जस्मीन तोहरा, आपका सवाल जो है वो समझ में नहीं आया मेरे को। एनीवे
सब्जेक्ट तो भाई हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स ये कई लोगों को डाउट आया कि भाई न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होती है, तो उनको मैं समझा रहा हूँ कि न्यूक्लियर रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन में क्या अंतर होता है। ठीक है, सो न्यूक्लियर रिएक्शन वो होती है जिसमें मास गायब हो जाए, और अगर मास गायब होगा तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और केमिकल रिएक्शन वो होती है जिसमें मास गायब नहीं होता है। ठीक है, इस टाइप से। चलिए चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हम एक टेबुलर फॉर्मेट में काम कर सकते हैं। तो एक टेबल है जो कि आपको मतलब बना लेनी चाहिए आपके नोट्स में। तो नोट्स में एक टेबल जरूर बनाइए सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स में एक एक करके पहला पार्टिकल कौन सा है, इलेक्ट्रॉन। तो जरूर एक टेबल बना लीजिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर यहाँ पे लिख लीजिए चार्ज कितना होता है, फिर लिख लीजिए मास कितना होता है, फिर लिख लीजिए Q बाई एम, मतलब जो आप E बाई एम या Q बाई एम रेशियो लिखते हैं, स्पेसिफिक चार्ज। ठीक है, वो लिख लीजिए, तो Q बाई एम। ठीक है, तो इस टाइप की एक टेबल जरूर बनाइए। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, माइनस में होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का Q बाई एम निकाल दीजिए, मतलब चार्ज को मास से डिवाइड कर दीजिए और लिख दीजिएगा यहाँ पे। सेकेंड जो आपको सब एटॉमिक पार्टिकल मिला वो था प्रोटॉन। एनोड रेस के थ्रू चार्ज एकदम इलेक्ट्रॉन के अपोजिट प्लस में, उतना ही है। और मास कितना 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अगेन इसका Q बाई एम आप निकाल लीजिएगा, Q की वैल्यू इतनी है और M की वैल्यू इतनी है। तीसरा जो आपको सब एटॉमिक पार्टिकल मिला वो था न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन जो है उसका चार्ज कितना है 0 और मास कितना है अप्रोक्सीमेटली इतना ही है जितना प्रोटॉन का होता है। सो दैट इज 10⁻⁻27 किलोग्राम। एंड Q बाई एम की वैल्यू कितनी होगी 0, क्योंकि चार्ज की वैल्यू 0 है। तो ये तीन चीजें हमने अभी तक समझ ली हैं। इसमें किसी को कोई भी दिक्कत है तो बताएं। ठीक है, हमने पहली क्लास में कैथोड रेज, दूसरी क्लास में एनोड रेज, और आज की क्लास में न्यूट्रॉन की बात की। बोलिए। ठीक है, तो ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट Q बाई एम याद हो या ना हो, क्योंकि वो तो मैथमेटिकली आप निकाल ही लेंगे, चार्ज अपॉन मास डिवीजन ही तो करना है। ठीक है, तो वो हो जाएगा। लेकिन हाँ, चार्ज कितना होता है और मास कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप थोड़ा बहुत कंपेरिजन करें, एग्जैक्ट वैल्यूज देखें, तो आपको हमेशा ये पता चलेगा कि मास ऑफ न्यूट्रॉन थोड़ा सा ज्यादा होता है अप्रोक्सीमेटली, लेकिन थोड़ा ज्यादा होता है किसके, मास ऑफ प्रोटॉन के। लेकिन मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से कई गुना ज्यादा होता है। अब -27 -27 -31, तो प्रोटॉन का मास या न्यूट्रॉन का मास 10,000 टाइम्स से के अप्रोक्सीमेटली ज्यादा होता है किससे, इलेक्ट्रॉन के मास से। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन का मास एटम के अंदर नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो एटम के अंदर अगर मुझे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पता चल गए तो उससे आपका मास आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल है। 10,000 इलेक्ट्रॉन होंगे तब जाके एक प्रोटॉन के बराबर मास होगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो ऑफ कोर्स दैट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो इलेक्ट्रॉन के मास से कभी एटम का मास नहीं आता है। एटम के मास में मेन कंट्रीब्यूशन किसका होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का। ठीक है, ये बनाते हैं एटॉमिक मास। ठीक है, समझ में आ रही बात? ओके, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या रिलेशन है, चार्ज वाला, क्योंकि जितना पॉजिटिव होगा एटम के अंदर उतना ही नेगेटिव होगा। ठीक है, तो चार्ज हमेशा क्या होने चाहिए, तो जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। ये आपको क्या बताता है, एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो इंडिविजुअली प्रोटॉन हो या इलेक्ट्रॉन हो, ये आपको एटॉमिक नंबर्स के बारे में बताते हैं। एनीवे वो हम अगले पेज पे देखेंगे। इस टेबल में किसी को कोई दिक्कत है तो बताए। आई थिंक कई लोग कुछ क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, देखते हैं क्या है। सर आई वांट टू नोट इट, कर लीजिए भाई नोट। सर न्यूट्रॉन का मास समझ नहीं आया। भाई इसमें समझने की क्या बात है। ठीक है, न्यूट्रॉन का मास जो है वो प्रोटॉन के मास के बराबर है। क्यों? क्योंकि एटम का मास जनरली 2 टाइम्स आता है प्रोटॉन के टोटल सम से। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कार्बन का। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो कार्बन में 6 प्रोटॉन है, तो कार्बन का मास 6 होना चाहिए। लेकिन कार्बन का मास कितना निकलता है, 12, डबल। इसका मतलब क्या है कि जो रिमेनिंग 6 है वो न्यूट्रॉन है।
ओके, सो न्यूट्रॉन का जो मास है दैट इज सेम एज प्रोटॉन। सर मैंने एक और जगह पर देखा कि मास ऑफ प्रोटॉन 1.65 इंटू 10⁻⁻27 लिखा है, करेक्ट है क्या? देखो भाई एग्जैक्टली मैंने आपको अभी बताया कि न्यूट्रॉन का मास पॉइंट्स में 0.00 मतलब थोड़े पॉइंट्स के बाद 3-4 डिजिट के बाद चेंज होता है। बट जब आप कोई भी एनालिसिस करोगे तो आपको इतना ज्यादा प्रिसाइज आंसर देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? दोनों का ही मास 1 एटॉमिक मास यूनिट माना जाता है, ठीक है? दोनों का ही मास अप्रोक्सीमेटली बराबर ही है, क्योंकि अगर मैं बोलूं कि एक का मास है 1.67, एक का मास है 1.667, तो बराबर ही है भाई दोनों, ठीक है? तो पॉइंट्स में अगर अंतर आ रहा है तो आप उसके बारे में ज्यादा मत सोचिए, क्योंकि 10⁻⁻27 है, आप समझ रहे हो? तो कितने सारे जीरो हैं, 0.00027 तक जीरो लगाने पड़ेंगे, तब जाके आप पहुंचेंगे मास तक, ठीक है? तो बिल्कुल अगर दिया गया है, अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू को रखना चाहते हैं रख लीजिए, बट टेक्निकली जब आप सवाल सॉल्व करेंगे तो उसमें इसका कोई इस्तेमाल नहीं आएगा, ठीक है? सवाल में चाहे प्रोटॉन हो चाहे न्यूट्रॉन हो, दोनों का ही मास 1 AMU माना जाता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो उतना ज्यादा प्रिसाइसली आपको याद रखने की रटने की जरूरत नहीं है, ये समझना पड़ेगा कि भाई हाँ इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो नेग्लिजिबल है इन फ्रंट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है? और न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से स्लाइटली एक्सेस है, मतलब थोड़ा सा ज्यादा है, बस जैसे आप खुद बोल रहे हो कि कहीं पे 1.65 लिखा है, ठीक है भाई, तो 1.65 अगर प्रोटॉन का है तो 1.67 न्यूट्रॉन का है, वी कैन अज्यूम बोथ आर सेम, ओके? क्योंकि बहुत कम अंतर है, देयर इज अ माइन्यूट डिफरेंस, ओके? शरियार हयात खान, आपका जवाब। सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन अगेन? भाई न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ? न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू डिस्कवर हुआ। सर E/m और Q/m का मतलब क्या है? भाई पिछली क्लास में भी मैंने आपको कई बार बोला है, अब फिर से बोल देता हूं, E/m या Q/m का मतलब क्या है? चार्ज, किसी भी पार्टिकल का चार्ज Q से रिप्रेजेंट होता है या E से रिप्रेजेंट होता है, और M मतलब होता है मास। तो मैं किसी भी पार्टिकल का चार्ज अपॉन मास की मैथमेटिकल वैल्यू निकालूंगा, वो उसका E/m कहलाता है। ये दोनों ही चीजें स्पेसिफिक चार्ज कहलाती हैं, Q/m या E/m। Q का मतलब चार्ज, M का मतलब मास, ठीक है? चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉनिक यूनिट की फॉर्म में लिखा जाता है, तो कभी कभी Q की जगह पे E भी लिख दिया जाता है, लेकिन जो बेसिक आइडिया है वो है स्पेसिफिक चार्ज। आप एक पार्टिकल है, आप इलेक्ट्रॉन है, आपकी मुंडी पे कितना चार्ज है वो है आपका Q या E, आपका कितना मास है वो है आपका मास। समझ में आया? ठीक। न्यूट्रॉन का मास, भाई न्यूट्रॉन का मास मैं अभी भी समझाया था, फिर से एक बार और बोल देता हूं भाई साहब। कार्बन जैसे एटम की बात करें, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, उसके अंदर कितने प्रोटॉन होने चाहिए? 6। कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 6। तो 6 प्रोटॉन का मास कितना आएगा? 6 यूनिट के बराबर। लेकिन कार्बन के एटम का मास आता है 12 यूनिट के बराबर। तो जो रिमेनिंग 6 यूनिट है वो कहां है, हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है? कि मास ऑफ एटम इज ऑलवेज कमिंग डबल देन द मास ऑफ प्रोटॉन। तो जो एक्स्ट्रा मास है, जितना प्रोटॉन का मास है, वो किसका मास है? न्यूट्रॉन का मास है, ठीक है? तो न्यूट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, और जनरली लोअर एटम्स में, मतलब अप टू 20, मेजरली 20 तक के एटम्स में ये देखा गया है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर्स भी बराबर ही आते हैं अप्रोक्सीमेटली, ठीक है? क्योंकि मास ऑफ एटम, मास नंबर, एटॉमिक नंबर से डबल आता है। आपने देखा होगा 2He4, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, एटॉमिक मास है 4, ठीक है? डबल आता है। डबल क्यों आएगा? क्योंकि जितने प्रोटॉन है उतने ही क्या है? न्यूट्रॉन है, ठीक है? क्लियर? तो इसलिए न्यूट्रॉन का मास निकालना पड़ा। और कोई? अब वो मास कितना होता है वो मैंने लिख दिया है यहाँ पे, आप उसको नोट कर लीजिए अपने नोट्स में। ये जो टेबल है ये पिछली 2 क्लास का नेट सम है, ये टेबल आपके नोट्स में जरूर होनी चाहिए, ठीक है? और होती भी है।
ओके, आगे बढ़े। व्हाट द एडवांटेज ऑफ लो प्रेशर इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ सबएटॉमिक पार्टिकल। भाई आप मेरे को डायरेक्टली फोन करिए और मेरे से डायरेक्टली सवाल पूछिए, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत 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 पुराना पिछले से पिछली क्लास का था। ठीक है, यू कैन डायरेक्टली कॉल मी एंड आस्क मी योर डाउट। तो अब जिसके बहुत ही पुराने डाउट है वो सीधा मेरे से बात करें, मैं उन्हें बता दूंगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलिए चलिए तो आगे बढ़ते हैं। दिस इज द डिस्कवरी ऑफ सबएटॉमिक पार्टिकल। अब हम बात करते हैं जनरल रिप्रेजेंटेशन की, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। तो किसी भी एटम का जो रिप्रेजेंटेशन है वो मैंने अभी आपको बताया था कि दो चीजें होती हैं, एक तो होता है जेड, एक होता है ए। दो डिजिट होते हैं। ये अगर आपका एटम है तो एटम के ऊपर और नीचे दो चीजें लिखी रहती हैं, एक इस टाइप की चीज लिखी रहती है और एक इस टाइप की चीज लिखी रहती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था 6C12, जैसे 8O16, जैसे 7N14 लिखा रहता है नहीं। तो जो नीचे वाला डिजिट है, जो भी नीचे वाला डिजिट लिखा रहता है, दैट इज ऑलवेज नोन एज व्हाट, एटॉमिक नंबर। और जो ऊपर वाला डिजिट है दैट इज नोन एज एटॉमिक मास। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए, ठीक है, कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो Z ये नीचे वाला डिजिट है जो कि उस पर्टिकुलर, जैसे एटॉमिक नंबर कार्बन का कितना है 6, ऑक्सीजन कितना है 8, नाइट्रोजन कितना है 7, और एटॉमिक मास जो है वो ऊपर लिखे जाते हैं। जैसे कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12 यूनिट, ऑक्सीजन का 16 यूनिट, नाइट्रोजन का 14 यूनिट। समझ में आ रही बात? ओके, तो ये एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास है। अब एटॉमिक नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब किसी भी एटम में कितने प्रोटॉन हैं या कितने इलेक्ट्रॉन हैं। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के हमेशा बराबर होंगे, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, क्योंकि कोई भी एटम हमेशा क्या होता है, न्यूट्रल। ठीक है, तो अगर आप न्यूट्रल कब होंगे, जब आपके ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज हो। तो एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो और दोनों की वैल्यू क्या होती है, बराबर। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर 6 होने का मतलब क्या है? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होने का मतलब यह है कि कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन है या फिर 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, समझ में आ रही बात? मास नंबर क्या बताता है? अभी अभी मैंने आपको बताया पिछले पेज पे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो किसी काम का नहीं, क्योंकि वो बहुत छोटा होता है। तो मास नंबर जो एटॉमिक मास है वो क्या बताता है? वो बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, या इसी को हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर कितने क्या कहते हैं पार्टिकल हैं ओवरऑल, वो कहलाते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। एक मिनट दीजिए, आई थिंक बैटरी कम हो रहा है मेरा, मैं बैटरी लगाता हूँ, तब तक आप अपने सारे डाउट लिख लीजिए, लिख के दीजिए मेरे को। ठीक है, मैं एक बार बैटरी लगा के आता हूँ, आई थिंक बहुत कम हो गया चार्ज। हाँ भाई, तो मैं क्या समझा रहा था आपको कि लगा ही नहीं। हेलो। हम्म तो मैं आपको समझा रहा था कि भाई किसी भी एटम की जो रिप्रेजेंटेशन में दो इंपॉर्टेंट
मतलब नोटेशन होते हैं या दो इंपॉर्टेंट डिजिट्स होते हैं। एक डिजिट एटम के नीचे लिखा रहता है एंड दैट डिजिट इज नोन एज एटॉमिक नंबर, एंड दूसरा डिजिट जो है वो एटम की रिप्रेजेंटेशन के ऊपर लिखा रहता है, दैट इज नोन एज एटॉमिक मास। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर जो है वो हमेशा चार्ज बैलेंसिंग के ऊपर आता है कि कितने प्रोटॉन है या कितने इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो न्यूट्रल एटम में हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। जैसे कार्बन की बात की जाए तो मैं बोल सकता हूं कि अगर 6 लिखा हुआ है तो कार्बन के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 के बराबर है। ठीक है, जो ऊपर लिखा रहता है एटॉमिक मास, दैट इज द ओवरऑल मास ऑफ द एटम, और वो कौन रिप्रेजेंट करेगा, उसमें इलेक्ट्रॉन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है। तो मेनली जो मास है वो किसका देखा जाता है, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। समझ में आ रही बात? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि न्यूक्लियस के अंदर है, बेसिक आइडिया आपको पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता है। हम रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में बात करेंगे इसकी। तो उसी को हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मतलब न्यूक्लियस के अंदर टोटल कितने मतलब पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं। जैसे अगर कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, दैट मींस मैं बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इस कार्बन एटम में टोटल मिला के कितने हैं, 12। समझ में आ रही बात? ओके, तो किसी भी एटम का जनरल रिप्रेजेंटेशन हम इस तरीके से बोल सकते हैं। चलिए डाउट्स की बात करते हैं। अरे कोई डाउट ही नहीं है? न्यूक्लियॉन्स मैंने अभी बताया, आई थिंक किसी ने पूछा है सर वाई न्यूट्रॉन इज चार्जलेस। अगर न्यूट्रॉन पे चार्ज होता तो एटम कभी न्यूट्रल होता ही नहीं, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तभी ना चार्ज जीरो होगा। अगर न्यूट्रॉन का भी कोई चार्ज हो गया तो फिर आपके ऊपर, एटम के ऊपर तो हमेशा चार्ज ही होगा। बट हम सब जानते हैं कि एटम आइडियली इज न्यूट्रल इन नेचर, सो ऑफ कोर्स न्यूट्रॉन इज चार्जलेस। और हम ये भी बोल सकते हैं कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होते हैं, इसलिए वो चार्जलेस है, मतलब एक्सपेरिमेंटली। न्यूट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास सेम क्यों सर, ये समझ में नहीं है। अरे भाई इसमें समझने की क्या बात है यार, बहुत ही सिंपल सी बात है। दोनों का मास 10⁻27 के ऑर्डर में आ रहा है नहीं, ठीक है। डिफरेंस जो है वो बहुत ही ज्यादा कम है, एक का है 1.67, एक का है 1.65 या 667, तो भाई बहुत कम अंतर है। सो वी कैन अज्यूम इट टू बी सेम। अगर हम यूनिट मान लें कि 1.67 इंटू 10⁻27 1 यूनिट है मास का, तो वो अप्रोक्सीमेटली 1 ही लिखोगे। अगर हम देखें तो हम ये बोल सकते हैं कि एक प्रोटॉन का मास अगर 1 AMU है, ठीक है, या 1 एक यूनिट है जो उसका मास है, तो न्यूट्रॉन का मास आता है 1.008 AMU। तो क्या अंतर है भाई, ये 1.008 को अगर आप 1.008 ही लोगे मतलब एग्जाम में सवाल करते वक्त, तो आप कभी आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। कितना कैलकुलेशन करेंगे बताइए? ठीक है, तो कभी कभी आपको इतना रिजिड नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको कोई सब्जेक्टिव पेपर तो देना नहीं है। अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो वहां तो ऑब्जेक्टिव पेपर देना है, और जब ऑब्जेक्टिव पेपर देना है तो आपको नियरेस्ट आंसर तक पहुंचना है। तो कभी कभी ये ट्रिक्स जो है वो काम में आ जाती हैं और बेटर काम करते हैं एज कम्पेयर टू जनरल थिंग। एनीवे, कौन रेज हैंड कर रहा है भाई, क्या सवाल है बताओ? सर भाई प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू डबल ऑफ प्रोटॉन। अरे यार क्या ही बोला जाए तुमसे। देखिए भाई ये हमेशा डबल होगा ये तो मैंने बोला नहीं। मैंने क्या बोला, शुरुआत के लोअर लोअर एटम्स में अप टू 20 ये देखा जाता है कि भाई एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर के डबल आता है। जैसे देखो मैंने 3 एग्जांपल आपके सामने दिए हैं। कार्बन का एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर से डबल है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर से डबल है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर से डबल है। तो जनरली ये देखा गया है कि लोअर एलिमेंट्स में एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर से डबल होता है, ठीक है। हमेशा डबल होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है ना भाई, बहुत सारे एलिमेंट है जिनमें डबल नहीं होता है, ठीक है। तो ये सवाल जो है वो आप खुद प्रैक्टिस करके देखिए ना भाई, खुद आप अपना देखिए कि एक मतलब जनरल एटम के अंदर कितने न्यूट्रॉन है कितने प्रोटॉन है, तो आप निकाल पाएंगे। जैसे मैंने आपको एक सवाल भी दिया है, चलिए वो सवाल डिस्कस करते हैं। मैंने आपको एक सवाल दिया है कि 92 यूरेनियम 235 में नंबर ऑफ
न्यूट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का क्या वैल्यू है? ये सवाल दिया है मैंने आपको। अब आप ये चीज देखिए कि ये 92 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 235 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। डबल डबल ये सब शॉर्ट ट्रिक बनाने की कोशिश मत करिए, ठीक है? आपको दिया जाएगा रिप्रेजेंटेशन, ओके? डबल होगा तो अपने आप पता चल जाएगा, आपको उसमें रटने की जरूरत नहीं है ना भाई, ठीक है? सो ऑफ कोर्स ये 92 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई साहब? ये 92 रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो भी इसका एटम है, उस एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो दैट मींस हमें ये पता चल गया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन 92 है किसके अंदर, यूरेनियम के अंदर, जो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है, क्योंकि नेट चार्ज तो 0 है, ठीक है? अब ये जो ऊपर लिखा हुआ है 235, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसके बारे में? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के बारे में। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का सम 235 है, क्योंकि मास तो केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में ही होता है, और दोनों में ही अप्रोक्सीमेटली 1 यूनिट मास होता है, ठीक है? तो 235 यूनिट का मतलब क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 235। ये दो इक्वेशन मिल गई आपको, पहली और दूसरी। तो इससे आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू को यहाँ पर डाल दिया जाए तो 92 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 235। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना निकलेगा? 235 माइनस 92। सॉल्व कर लीजिए, 5 में से इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आता है, ठीक है? आ जाएगा 3, 5 में से 2 गया, और 13, 4, 1, 143। सो दैट मीन्स इस पर्टिकुलर यूरेनियम के एटम में न्यूट्रॉन्स है 143, प्रोटॉन्स है 92 और इलेक्ट्रॉन्स है 92। अब आपको सब पता चल गया, तो अब आप निकाल लीजिए कि भाई एन एन माइनस एन पी की वैल्यू कितनी है। न्यूट्रॉन है 143, प्रोटॉन है 92, तो ये सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा 1 5 51। सो 51 इज योर आंसर। भाई आपके पास पूरी एबिलिटी है सवाल भेजने की, अगर आप क्लास में नहीं भेज पा रहे हैं क्लास के बाद भेज दीजिए। आंसर इज 51, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है? और एबिलिटी टू सेंड क्वेश्चन एंड आंसर, भाई ये तो मेरे को नहीं पता कि कैसे आपको एबिलिटी दी जाए क्वेश्चन और आंसर भेजने की, बट हाँ आपके पास एक एबिलिटी है कि अभी आप क्या कहते हैं मेरे नंबर पे अपना सवाल भेज दीजिए, बिल्कुल आपको मिल जाएगा सवाल इसका उत्तर, ठीक है? आई हैव डन सर, बिल्कुल सही है, 51 विल बी योर आंसर। न्यूट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास सेम क्यों? ये तो भाई मैं बता चुका हूँ। ओपन क्वेरीज कितनी है भाई? 51। सर मुझे नोट करनी है, कर लीजिए सर, आई वांट टू नोट इट, कर लीजिए, ठीक है? सो आप समझिए कि जब भी आपको कोई रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, आपको रटने की तरह, देखो आप लोगों की सोच जो है वो मुझे लग रहा है रटने वाली है, आप चीजों को याद करना चाहते हैं। याद करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आप जो चीज याद करोगे वो कुछ दिनों बाद भूल जाओगे। समझिए कि भाई बेसिस क्या है, ठीक है? तो ये याद मत करिए कि प्रोटॉन मतलब न्यूट्रॉन हमेशा प्रोटॉन के बराबर होते हैं, या एटॉमिक मास हमेशा एटॉमिक नंबर का डबल होता है, नहीं। आप ये समझिए कि रिप्रेजेंटेशन में किस चीज का क्या मतलब है, तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं, सब अपने आप आपको आइडिया लग जाएगा। तो समझने पे विशेष ध्यान दीजिए, रटने की बजाय, ठीक है? नो डाउट रटना इज ऑल्सो मतलब यूजफुल, ठीक है, कि कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेगी, बट हर जगह पे आप याद करने की ही बात करेंगे तो काम नहीं चलेगा। समझिए क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है वो, ठीक है? तो क्या रिप्रेजेंटेशन है एटम की, और उस रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो किसी भी एटम को देख के आपको अगर ये निकालना नहीं आता कि उस एटम के अंदर कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन और कितने इलेक्ट्रॉन है, तो दिक्कत है, ठीक है? आपको मैं बोलूं कि क्यूबाइएम ना आए तो चलेगा, लेकिन ये आना जरूरी है कि भाई अगर मैं बोलूं कि एक यूरेनियम का एटम है, बताओ यूरेनियम के एटम में अगर ये रिप्रेजेंटेशन है तो कितने न्यूट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूक्लियॉन्स हैं। अगर मैं ऐसे सवाल पूछूं, ये आपको आना चाहिए, क्योंकि दिस इज द रियल थिंग, ठीक है?
नहीं, अभी 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 ये चीज डिस्कस नहीं हो सकता। देखिए, अगर आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं, इट्स वेल एंड गुड। आपने चैप्टर पहले से पढ़ रखा है, इट्स वेल एंड गुड। बट आप ऐसे सवाल मत पूछिए जो कि अगले टॉपिक्स हैं, क्योंकि अगर अगले टॉपिक्स में अभी डिस्कस करने लग जाऊंगा, देयर विल बी नो डेवलपमेंट। भाई, आपको जीरो से एक्स पे पहुंचना है, एक्स से वाई पे पहुंचना है। अब मैं आप बोलो कि मैं आपको जीरो से एक्स पे लेके जा रहा हूं, आप मेरे से जेड पूछने लग जाओ, दैट इज नेवर पॉसिबल, दैट इज नॉट अ करेक्ट अप्रोच। तो जिसने भी ये पूछा है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे आता है, ये अभी का सवाल है ही नहीं। ये सवाल है रदरफोर्ड या बोर्ड्स मॉडल का। तो जब रदरफोर्ड मॉडल या बोर्ड्स मॉडल आएगा, तब इसके बारे में बात होगी। अभी आप मत पूछिए ऐसे सवाल, ठीक है। जो लोग वेव नेचर के ऊपर सवाल मेरे से पूछ रहे हैं, उनको भी मैं बोल देना चाहता हूँ, आपको आता है, इट्स वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनको नहीं आता है। तो अगर आप पहले से आगे की चीजों को इस जगह पे घुसा देंगे, तो भाई उससे उन लोगों का लॉस होगा। आपको तो आता है, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा कि आपको आता है, बट जिन लोगों को नहीं आता है, यहाँ पे हम एक ग्रुप की तरह काम कर रहे हैं, इंडिविजुअलिटी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो आप आगे के सवाल मत पूछिए, तो इट्स बेटर, ठीक है। लर्निंग एक्सपीरियंस में जो कर्व आना चाहिए वो यही आना चाहिए, जीरो से एक्स पे जाए, एक्स से वाई पे जाए। ये नहीं कि आप उछल के सीधा जीरो से जेड पे चले गए, फिर जेड से वापस लौट के जीरो पे आए, दैट इज नेवर अ गुड अप्रोच। तो जिन्होंने भी ये सवाल पूछा था, ऐसे सवाल मत पूछें, अपने सवाल होल्ड पे रखें। जब सही सही समय आएगा, आपको हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। और कोई सवाल? तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स वाला सवाल जिसने भी पूछा है, नाम तो आ नहीं रहा, CPSP सीपा 11 ये लिखा आ रहा है। चलिए, 11 नंबर, रोल नंबर जिसका भी हो। चलिए, तो आपको ये चीज क्लियर हुई? इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो बताएं। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहीं पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आ जाते हैं जो कि हमें बिल्कुल पता होने चाहिए। इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो ये है, जैसे आपने जरूर सुना होगा ये नाम, आइसोटोप्स। तो ये पहली इंपॉर्टेंट टर्म है। आइसोटोप्स क्या होते हैं? तो आइसोटोप्स ऐसे एटम्स होते हैं, ठीक है, ऐसे एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो बट एटॉमिक मास अलग अलग हो, ठीक है। सो आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स आर atoms या elements having same atomic number but different atomic mass। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूं हाइड्रोजन, तो आप जानते हैं हाइड्रोजन के बहुत सारे आइसोटोप होते हैं। 1H1 एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1, हाइड्रोजन, प्रोटियम बोलते हैं इसको। 1D2 ड्यूटीरियम, एटॉमिक नंबर तो 1 ही है लेकिन एटॉमिक मास 2 है, ठीक है। ट्रीटियम 1T3, ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल है किसका? आइसोटोप का, नोट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो आइसोटोप में क्या होता है? आइसोटोप में जो नीचे वाला Z है वो होता है सेम, लेकिन ऊपर वाला जो A है वो होता है डिफरेंट। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, प्रोटियम, H वाले को वैसे तो हाइड्रोजन बोलते हैं आप, लेकिन टेक्निकल टर्म में इसका नाम है प्रोटियम। तो प्रोटियम हो गया, ड्यूटीरियम हो गया, ट्रीटियम हो गया, ठीक है। ये तीनों ही एक दूसरे के क्या है? आइसोटोप है। आइसोटोप, आइसोटोप मतलब सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, ठीक है। बिल्कुल, वेरी गुड। जो भी हो तुम भाई, अगर तुम्हारा नाम पता होता तो मैं तुम्हें बिल्कुल धन्यवाद देता, ठीक है। तुम्हें बिल्कुल हमारे सजेशन मानने चाहिए, क्योंकि देखो सीधी बात है, हम लोग ये सब काम करके मतलब निकल चुके हैं, तो हमें पता है भाई कैसे पढ़ना है। सो ऑफ कोर्स, अगर ये ट्रस्ट नहीं है हमारे बीच में, अगर आप मेरे को अपना गुरु मानते ही नहीं, अगर आप मेरे को अपना मेंटर मानते ही नहीं, अगर आप ये मानते ही नहीं कि मेरे को आपसे आपके मैं भी आपके भविष्य के लिए ही काम कर रहा हूँ, तो ऑफ कोर्स सर, DNT का नाम क्या है मैं लिख देता हूँ, ठीक है। आई एम राइटिंग। सो H वाले का नाम है प्रोटियम, जैसे को हम बोलते हैं हाइड्रोजन। डी वाले का नाम है ड्यूटीरियम, टी वाले का नाम है
ट्रीटियम, ठीक है। तो ये तीनों ही क्या है, एक दूसरे के आइसोटोप्स है। तो अगर कोई आपसे बोले व्हाट डू यू मीन बाय आइसोटोप, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, आपका जवाब होना चाहिए भैया ऐसे कंपाउंड या ऐसे एलिमेंट जिनके सेम एटॉमिक नंबर हो बट डिफरेंट एटॉमिक मास हो, ठीक है। सेकंड, जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है या जो दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म है वो है आइसोबार। तो आइसोबार्स कैसे, मतलब कौन से एलिमेंट होते हैं, आइसोबार में उल्टा है। सो आइसोबार आर एलिमेंट्स or atoms having same atomic mass but different atomic number, मतलब जिनका एटॉमिक मास सेम हो बट एटॉमिक नंबर अलग अलग हो। एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं आर्गन। आर्गन एक बहुत ही फेमस नोबल गैस है, 1840 AR। दूसरा पोटेशियम, पोटेशियम का है 19, वैसे 39 होता है लेकिन 40 वाला भी होता है आइसोटोप। कैल्शियम 20, 40। आप देख सकते हैं तीनों के एटॉमिक मास बराबर है। ये 80 गलत लिख गया है, मैं थोड़ा सही से सही कर देता हूँ इसको, पेन से लिखने में थोड़ी दिक्कत है। तो ये आपका आर्गन, ये आपका पोटेशियम, ये आपका कैल्शियम। तो आप देख सकते हैं कि इन तीनों केस में एटॉमिक मास सेम है 40 40 40, लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग है 18 19 20। तो ऐसे एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, आइसोबार्स। बोलो समझ में आया, ठीक है। माय नेम इज साजिद। हाँ भाई साजिद भाई, बिल्कुल सही बात बोली है तुमने, और सबको ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। आप लोग पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दें हमारे हमारी हमारे तरफ कि हाँ सर जो आप बोलोगे वही हम करेंगे, तभी भाई फाइनली सिलेक्ट हो गए आप और अच्छी रैंक आएगी, ठीक है। तो ये वाला ट्रस्ट तो होनी ही चाहिए, ठीक। लिख लिया सबने, आगे बढ़े। और भी नाम है जो हमें देखने हैं। और कोई सवाल पूछा है कि किसी ने, नहीं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। लिख लिया सबने। आइसोबार के बाद जो अगला अगला जो मतलब इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपको बिल्कुल लिख लेना चाहिए, तीसरा, थर्ड, दैट इज आइसोटोन। चलिए, तो आइसोटोन के बारे में लिखिए। तो आइसोटोन में क्या है, तो आइसोटोन में आप लिख सकते हैं कि आइसोटोन्स आर द एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। सो एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर नोन एज आइसोटोन्स, मतलब न्यूट्रॉन के नंबर सेम होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे सिलिकॉन 14 30 और फॉस्फोरस 15 31 और सल्फर 16 32। इन तीनों में ही न्यूट्रॉन के नंबर आप निकाल के देखिए बराबर आएंगे। न्यूट्रॉन के नंबर कैसे निकलेंगे आप करके देख लीजिए। सिलिकॉन में एटॉमिक मास है 30, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन है 30, और 14 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो 30 में से 14 हटा दीजिए, क्या आएगा 16। तो इन सब में ऑल ऑफ दीज है कितने न्यूट्रॉन रखेंगे, 16 न्यूट्रॉन। और ये सब के सब क्या कहलाते हैं, आइसोटोन्स, ठीक है, देख लीजिए।
ठीक है, क्लियर बात। तो ऐसे एलिमेंट जिनमें सेम सेम क्या कहते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पाए जाए, मतलब मैं ए हूं, मेरे पास भी उतने न्यूट्रॉन है, कोई बी है उसके पास भी उतने न्यूट्रॉन है, देन वी टू आर नोन एज आइसोटोन्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, फोर्थ आइसो डायाफर्स। आइसो डायाफर्स कैसे एलिमेंट्स हैं, उनके बारे में आप क्या लिख सकते हैं, द एलिमेंट्स हैविंग same value of n minus p, जहां पे n क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जहां पे p क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो ऐसे एलिमेंट जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन का डिफरेंस बराबर आए, वो कहलाते हैं आइसो डायाफर्स। इंपॉर्टेंट, ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, तो ये आपको यहीं पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आइसो डायाफर्स क्या है, जिनमें सेम वैल्यू हो n माइनस पी की। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 7n14, ठीक है, और 8o16, और आई कैन से C6C12, ये सब के सब आइसो डायाफर है। क्यों? क्योंकि इन सब में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है। ठीक है, तो जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होंगे तो इन सब में ही n माइनस पी की वैल्यू क्या आएगी, n माइनस पी की वैल्यू आप निकाल के देख लीजिए, इन तीनों ही केस में क्या आएगी, 0। समझे? तो ऐसे एलिमेंट्स जिनमें n माइनस पी की वैल्यू सेम होती है वो कहलाते हैं आइसो डायाफर्स। बोलो, क्लियर? कोई डाउट पूछा है क्या किसी ने? नहीं नहीं, बेनिफिट्स की बात नहीं है भैया, ये तो रिलेशन है। रिलेशन का क्या ही बेनिफिट होता है बताइए? आइडेंटिफिकेशन बेनिफिट है। ठीक है, जैसे कोई आपको डायरेक्टली नहीं बोलेगा, बोलेगा कि भैया मैंने एक मतलब एक्स का एक आइसोटोप लिया है, तो आपको पता होना चाहिए आइसोटोप का क्या मतलब है। कोई बोलेगा मैंने इस एटम का एक आइसोडायाफर लिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि आइसोडायाफर का क्या मतलब होता है। तो सवाल ऐसे ही बनेंगे। ठीक है, बेनिफिट का मतलब क्या है? अब ऐसे तो बोलो कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ मतलब केमिस्ट्री एज अ होल, वही है एनालिसिस। तो ये सब एनालिसिस में काम आते हैं, मतलब सवाल के दौरान आपको ये चीजें दी जाती हैं कि दो चीजें एक दूसरे के आइसो डायाफर हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जब उसने बोला कि आइसो डायाफर है तो उसका मतलब क्या है। ठीक है, अगर आपको मतलब ही नहीं पता होगा तो फिर आप कैसे कैसे मैथमेटिकली सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है। ओके, चलिए, तो ये हो गया आपका आइसो डायाफर, लिख लिया आपने, आगे बढ़े अगले पेज पे। पांचवा, अगला अगला होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो इसके बारे में आप क्या लिख सकते हैं, इसके बारे में लिख सकते हैं आयन और एटम which have same number of electron। तो नाम से ही पता चल रहा है, आर नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। मतलब जब इलेक्ट्रॉन बराबर हो दोनों ही चीजों में। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मेरे पास है AR18 और 40 जो था, और दूसरा मैं ले सकता हूं जैसे Cl17 माइनस, और मैं ले सकता हूं K19 प्लस। ठीक है, और मैं ले सकता हूं Ca2+20। मतलब आयंस एटम्स इन सब की बात की जा सकती है। तो आप सोचिए नॉर्मल AR में अगर देखा जाए तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 18, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 होंगे, एटॉमिक नंबर है। क्लोरीन में नॉर्मली कितने एटम इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन में एटम है 17, लेकिन माइनस का मतलब क्या है, कहीं और से उसने इलेक्ट्रॉन ले रखा है, एनायनिक फॉर्म में है, तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो इसमें भी कितने कितने इलेक्ट्रॉन होगा, 18। पोटेशियम में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, 19, लेकिन प्लस का मतलब क्या है, किसी ने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो वो भी 18 हो गया।
कैल्शियम में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे आइडियली एटम में 20, लेकिन 2+ का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन कोई निकाल चुका है, सो 20 - 2 इज अगेन 18। दीज ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब क्या है कि आप एटम हो, आयन हो, ठीक है, आप बोल सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है तो फिर वो क्या होंगे, एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक। देख लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए, डाउट है तो बिल्कुल पूछिए, ठीक है। यहाँ पे पहली बार एटम की बजाय आयंस का भी इंक्लूजन हुआ है, इसके पहले तक हमने आयंस की बात नहीं की थी। आयंस का मतलब क्या है, आयंस का मतलब ये होता है एटम तो न्यूट्रल है, दिस इज नॉर्मल एटम। अगर मैं बोलूं कि मैंने इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया तो फिर उस एटम के ऊपर टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये कहलाता है एनायन, ठीक है। तो जितने इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे उतने माइनस बढ़ते जाएंगे, जैसे Cl माइनस एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा है, अगर मैं बोलता O2 माइनस तो 2 इलेक्ट्रॉन जोड़े हैं, ठीक है। तो माइनस जितने होंगे उतने इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर आए हैं। दूसरा क्या हो सकता है, मैं इस एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल सकता था, अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकालता तो फिर इसके ऊपर से एक नेगेटिव चार्ज चला गया, मेरे एटम के ऊपर प्लस चार्ज आया था और वो कहलाता कैटायन। तो कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन घट रहे हैं, एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। तो जब दो चीजों के अंदर सेम नंबर ऑफ एटम्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं तो वो दो चीजें, एटम हो या आयन हो, आयंस तो होंगे ही, वो क्या कहलाते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। कोई डाउट पूछ रहा है तो बताइए, क्या डाउट है भाई। सर आइसोडाइफर का एग्जांपल अगेन समझाइए। आइसोडाइफर का एग्जांपल मैंने आपको बताया है, n-p की वैल्यू सेम होनी चाहिए, ठीक है। मतलब कितने न्यूट्रॉन है आपके एटम में और कितने प्रोटॉन है आपके एटम में, दोनों का डिफरेंस बराबर होना चाहिए, ठीक है। जैसे कार्बन है 6c12, तो न्यूट्रॉन कितने हैं 6, प्रोटॉन कितने हैं 6, 6 - 6 0, तो डिफरेंस 0 आया n-p का। ऑक्सीजन में भी 8O16 में 0 आएगा, तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोडाइफर है, ठीक है। अगला क्या था, अभी आपने जो लिखा है वो समझ में नहीं आ रहा, क्या लिखा है भाई मैंने जो आपकी समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने जो लिखा है वो ये है कि भैया दिस इज द बेसिस, कोई एटम है तो वो होता है न्यूट्रल, मतलब उसके ऊपर चार्ज 0, जैसे आर्गन, ये एक एटम है, ये न्यूट्रल एटम है। तो न्यूट्रल एटम में जो एटॉमिक नंबर होगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 18। लेकिन क्लोरीन में माइनस लगा हुआ है ऊपर, तो Cl माइनस का मतलब क्या है, वो एनायन है, और जितने माइनस लगे होंगे उसका मतलब क्या है, उसने उतने इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं एक्स्ट्रा। तो आपका एटॉमिक नंबर 17 है, तो 17 तो इलेक्ट्रॉन है ही आपके पास, माइनस का मतलब क्या है, आपने एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा ले रखा है, तो आपके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होगा 18 बराबर। जैसे पोटेशियम है तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए 19, लेकिन प्लस लगने का मतलब क्या है, आपके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया है, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो फिर से आप 18 हो गए। Ca2+ में भी यही है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 20, लेकिन 2+ लगा हुआ है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए, तो आपके ऊपर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 18। तो इन सबके पास 18 इलेक्ट्रॉन है, ये सबके सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। क्लियर, मैं ये बोलना चाहता हूँ, अभी अभी समझाया भाई, वही तो समझा रहा हूँ। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो जब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे दो चीजों में तो वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाएंगे। एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, ये सब के सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। जरूरी नहीं आप यही एग्जाम्पल लें, आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये देखिए, मैं ले लूँ मैं ले लूँ सोडियम प्लस, मैं ले लूँ Mg2+, मैं ले लूँ Al3+, मैं ले लूँ F-, मैं ले लूँ O2-, ये सब के सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। इन सब के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है, आप कैलकुलेट कर लीजिए। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, 11 में से 1 घट गया 10, Mg का 12, 12 में से 2 घट गया 10, एल्यूमिनियम का 13, टोटल इलेक्ट्रॉन 13 थे, 3 चले गए 10, फ्लोरीन का 9, 1 बढ़ गया 10, ऑक्सीजन का 8, 2 बढ़ गए 10। तो इन सब में 10 इलेक्ट्रॉन है। बहुत सिंपल तरीके से आप समझ सकते हैं, ये सब के सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। एंड जो फाइनल टर्म है जो आज की क्लास का है वो है आइसोस्टर्स, ठीक है। तो आइसोस्टर्स क्या है, तो आइसोस्टर्स आर कंपाउंड्स, ये कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड्स विच हैव
same number of electrons and same number of total atoms are called isoters. ठीक है, मतलब ऐसे कंपाउंड, अब ये एटम और आयन की बात नहीं रही, आइसोस्टर्स कंपाउंड्स के बीच में रिलेशन बताता है। वो क्या बोलता है कि ऐसे दो कंपाउंड जिनमें सेम नंबर ऑफ एटम हो, मतलब उसमें भी 3 एटम है, इसमें भी 3 एटम है, और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, टोटल सबके इलेक्ट्रॉन का सम इस एक कंपाउंड में दूसरे कंपाउंड के बराबर है, तो वो आइसोस्टर कहलाएगा। एग्जाम्पल CO2 एंड N2O। आप देख सकते हैं नंबर ऑफ एटम CO2 में भी कितने हैं? 3, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन। N2O में भी कितने हैं? 3, 2 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन। समझ में आ रही बात? तो नंबर ऑफ एटम बराबर है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए, कार्बन में कितने होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? 6, ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 8, सो 2 है तो 2 × 8, टोटल सम निकाल लीजिए कितना आएगा? 22। यहाँ पे करके देखिए N2O में भी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? नाइट्रोजन में होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन? 7, एटॉमिक नंबर 7 है, तो 2 × 7 प्लस ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 8, 22। तो देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों में बराबर, नंबर ऑफ एटम दोनों में बराबर, तो ऐसे कंपाउंड्स क्या कहलाएंगे? आइसोस्टर्स। चलिए, तो इतने रिलेशन है जो कि इस चैप्टर में पॉसिबल है, जो कि एटम्स और आयंस और कंपाउंड्स के बीच में पॉसिबल है। तो आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसोडायाफर्स, आइसोइलेक्ट्रॉनिक एंड आइसोस्टर्स, ये 6 टर्म्स हैं जो कि कभी ना कभी एग्जाम में इनडायरेक्टली या डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ये आपको समझना पड़ेगा। भाई एग्जैक्टली आपको क्या समझ में नहीं आया है, आपको बोलना पड़ेगा। अजमल हुसैन, ठीक है, सीपा 20, बोलिए, आथिर कंडी से हैं आप, बताइए क्या समझ में नहीं आया। तो डेफिनेशन है, ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है? आइसोस्टर्स आपके सामने लिखा हुआ है, ऐसे दो कंपाउंड जिनमें सेम नंबर ऑफ एटम्स हो और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, मतलब दो चीजें सेम हो, एटम के नंबर भी सेम हो और इलेक्ट्रॉन के नंबर भी सेम हो। जैसे CO2 कितने एटम से मिलकर बना है? 3 एटम से, एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। N2O भी कितने एटम से मिलकर बना है? 3 एटम से, 2 नाइट्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो टोटल एटम इसमें भी 3 है, टोटल एटम इसमें भी 3 है, तो सेम नंबर ऑफ एटम है। अब मैं इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, तो बताइए कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, एटॉमिक नंबर के बराबर। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 × 2, 2 × 8, 6 + 2 × 8, 22। और जब मैं नाइट्रोजन के लिए यही सेम काम करता हूं तो उसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं? 22। मतलब ये दो ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें नंबर ऑफ एटम भी सेम है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है। तब जब ये दोनों कंडीशन टिक टिक लग जाए, नंबर ऑफ एटम भी सेम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम, तब वो कंपाउंड क्या कहलाएंगे? आइसोस्टर्स। समझ में आया? दिस इज द बेसिक आइडिया। चलिए, तो इसके अलावा भी आपके पास जो 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 सवाल है वो आप जरूर पूछिए, मेरे उसको डायरेक्टली भेज दीजिए, ठीक है। आप ऑडियो मैसेज भेज सकते हैं, फोटो खींच के भेज सकते हैं, ये तो मैं बोल ही रहा हूँ। मंडे से आपकी क्लासेस और भी बढ़िया हो जाएंगी, क्योंकि मंडे से नंबर ऑफ लोग कम होंगे और सबके सब क्लास में इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो फायदा होगा। मैं वो टाइम टेबल बना रहा हूँ, तो जैसे वो अपना शेड्यूल बन जाता है आप लोगों तक पहुंच जाएगा, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, खूब पढ़ाई करिए, और कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो तो हम लोगों को जरूर याद करिए, हम लोग भी आपको याद करते रहते हैं, ठीक है। ठीक है, तो याद करिएगा, ठीक। चलिए, आपकी अगली क्लास होगी, तो इसलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल, कल नहीं परसों, परसों क्लास। थैंक यू भाई, जो लोग भी बोल रहे हैं। बाय 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 बाय। I have a common question. Hydrogen is and oxygen is also a gas, but H2 is liquid. How it is? अरे भाई, ये फिजिकल प्रॉपर्टी का सवाल है भाई। एटम की प्रॉपर्टी, एलिमेंट की प्रॉपर्टी और कंपाउंड की प्रॉपर्टी में बहुत डिफरेंस होता है भाई, ऐसे कैसे बोल सकते हो?
मैंने आपको एग्जांपल दिया था फिजिकल कॉम्बिनेशन केमिकल कॉम्बिनेशन का, कंपाउंड की प्रॉपर्टी विल बी वेरी वेरी डिफरेंट एज कंपेयर टू द इंडिविजुअल कंपोनेंट। सो यू कैन नॉट से कि हाइड्रोजन गैस है ऑक्सीजन गैस है तो H2O लिक्विड क्यों हो गया, होना चाहिए। अगर H2O भी लिक्विड नहीं होता तो मैं ये बोलता कि भाई ये तो फिजिकल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो ये तो ठीक है, आपको इसके बारे में बात करनी है तो आप बिल्कुल करिएगा मेरे से। चलिए बाय, आपकी अगली क्लास नहीं तो हैम्पर हो जाएगी। ओके।